कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीसीज सॉल्यूशन। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती हैं? जो H+ आयन ले भी सकती हैं और दे भी सकती हैं। जैसे आप देखें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये H+ आयन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपको पीएच निकालनी है, जो H+ आयन निकल चुका है उसका पीके, जो निकलने वाला है उसका पीके, इसका आप क्या करेंगे? मीन लेंगे। ऐसे अगर हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अगर देखें, यहाँ पर सेकंड H+ आयन निकल चुका है, थर्ड निकल सकता है, तो हम सेकंड पीके और थर्ड पीके का मीन लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आती हैं तो हम पीएच ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो अब तक हमने टॉपिक स्टडी किए हैं। ए मोनोप्रोटिक एसिड इन ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन आयोनाइज्ड टू 0.001%, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए क्या होता है? के। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? C(α²)(1 - अल्फा। आपने पढ़ा था अगर अल्फा अप टू 5% हो तो उस केस में हम 1 - अल्फा को नियर बाय 1 ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर के क्या होगा? C(α²). C की वैल्यू कितनी है? 0.1। अल्फा कितना दिया हुआ है? 0.001। परसेंटेज की टर्म में है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम हमेशा अल्फा आउट ऑफ 1 लेते हैं। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 10⁻⁻11। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। अनदर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम बोरेट का और सोडियम फॉस्फेट का, उसका नेचर एसिडिक है। अगर आप ध्यान से देखें, ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। आपने हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा है जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है वो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करता है। तो इसका मीनिंग इसका नेचर बेसिक होगा। ये भी क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये दोनों बेसिक नेचर के हैं। तो इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगेन सोडियम बोरेट दिया हुआ है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका नेचर है बेसिक। सोडियम एसीटेट, ये भी क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। तो ये करेक्ट है। आगे चेक करें, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो इसका नेचर बेसिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? एसिडिक। तो ये इनकरेक्ट है। सोडियम फॉस्फेट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट है। आपको KH की एक्सप्रेशन दी हुई है। KH की एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं KB और KB भी है। आपने KH पढ़ा था, KW को हम वेकर पार्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, उसी को ये मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर दो पार्ट वीक है, एसिडिक पार्ट भी और बेसिक पार्ट भी। अगर आप अमोनियम एसीटेट में देखें तो दोनों पार्ट वीक हैं, नाइट्रोजन वाला बेस, कार्बन वाला एसिड। अमोनियम साइनाइड, कार्बन वाला एसिड, अमोनियम नाइट्रोजन वाला बेस, दोनों पार्ट वीक हैं। एनिलीन भी नाइट्रोजन वाला बेस है, एसीटेट कार्बन वाला एसिड है, दोनों ही वीक हैं। जब दोनों पार्ट वीक होंगे तो ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? जहां पर एक पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बिलोंग कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है और स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? डी। पीएच ऑफ बफर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखें, ये वीक बेस है और ये साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेसिक बफर के लिए
आपने पढ़ा था POH क्या होता है, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। लेकिन यहां पर अगर आप चारों ऑप्शन में देखें pH लिखा हुआ है, POH की जगह हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस pH। तो इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, pH क्या होगा 14 माइनस PKB, इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर बफर की टाइप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप पिक कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं यहां पर कौन सा सेटिस्फाई हो सकता है। एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट टू एसिटिक एसिड, अगर आप सोडियम एसिटेट को एसिटिक एसिड में मिक्स करेंगे तो आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। दिस इज बफर। बफर का काम क्या होता है, pH चेंज को वो रजिस्ट करता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे pH रिमेन्स अनचेंज्ड। Which of the following would increase the solubility of PbOH twice? PbOH ट्वाइस जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेंगे, डिजोल्ड आयन और अनडिजोल्ड सॉल्यूट के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी अनडिजोल्ड से डिजोल्ड की तरफ जाना चाहिए। अगर आप किसी तरीके से Pb2 पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन को कंज्यूम कर पाएं तो प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, इसका मीनिंग OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज। अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो प्रोसेस किधर जाएगा, फॉरवर्ड, इसका मीनिंग सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। लेड नाइट्रेट अगर आपने डाल दिया तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, Pb2 पॉजिटिव आयन, इसका मीनिंग आप लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। अगर हम लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हम बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड जाने का मीनिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही NaOH ऐड करेंगे तो ये OH नेगेटिव प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। POH basic buffer is 5 if the concentration of salt is tripled while that of base remains same. What is the new value of POH? देखो आइडियल बफर के केस में कॉन्जुगेट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। इसका मीनिंग जो POH होगा वो PKB के इक्वल होगा। आइडियल बफर के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। मैक्सिमम बफर एक्शन तभी होगा जब सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, तो उस केस में मैक्सिमम बफर एक्शन होगा। तो ऐसे केस में इसने POH आपको क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इससे मुझे मिल रहा है जो PKB की वैल्यू है वो 5 है। अब ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट केस में हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अर्लियर, जबकि बेस को हम वही रख रहे हैं। तो ये आपको log 3 मिल रहा है। log 3 की वैल्यू इसने दी हुई है, कितनी है, 0.48।
तो हमें POH क्या मिल रहा है 5.48। Let the solubility of silver chloride in water in 0.01 molar calcium chloride, 0.01 molar sodium chloride and in 0.05 molar AgNO3। प्योर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है किसी भी सॉल्ट की, तो हम ये कहेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वैसे प्योर वाटर के कंपैरिजन में भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो सकती है इफ मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अगर मेटल आयन कहीं पर क्या बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जैसे सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा हो सकती है। नॉर्मली वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो S1 क्या होगा, रूट ऑफ KSP, क्योंकि AgCl इसमें कन्वर्ट होगा Ag प्लस एंड क्लोराइड। मान लीजिए यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी ये क्या कह रहा है S1, तो ये भी S1 होगा और ये भी S1 होगा, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो KSP है, तो S1 आपको क्या मिल रहा है KSP। सेकंड केस में हम 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड आपको क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा, इसकी एक यूनिट से 2 क्लोराइड मिल रहे हैं, तो 0.01 से कितने मिलेंगे 0.02। AgCl भी हमें सिल्वर आयन भी प्रोवाइड कर रहा है और क्लोराइड आयन भी प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S2, तो ये S2 होगा और ये S2 होगा, तो KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिल्वर एक जगह से मिल रहा है दैट इज S2, क्लोराइड हमें 2 जगह से मिल रहा है, 0.02 कैल्शियम क्लोराइड से और सिल्वर क्लोराइड से S2। नंबर के कंपैरिजन में हम सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां पर आपको S2 क्या मिलेगा KSP बाय 0.02। ऐसे अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्लोराइड, एक से एक क्लोराइड मिल रहा है, तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.01 मोलर, क्योंकि यहां पर आपको 0.01 मोलर दिया हुआ है, तो यहां पर KSP क्या होगा, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिल्वर आयन आपको कितने मिलेंगे, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या है S3। क्लोराइड 2 जगह से मिल रहे हैं, एक तो सिल्वर क्लोराइड से, दूसरा सोडियम क्लोराइड से। अगेन नंबर के कंपैरिजन में हम सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, तो यहां पर S3 आपको क्या मिल रहा है KSP बाय 0.01। ऐसे ही हम AgNO3 के लिए निकालते हैं, AgNO3 आपको एक सिल्वर आयन प्रोवाइड करेगा, 0.05 मोलर से कितना मिलेगा 0.05, तो इस केस में आप सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे तो S4 आपको मिल रहा है KSP बाय 0.05। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू S1 की है, देन S3, देन S2, सबसे कम है S4, तो आपका आंसर क्या आएगा D।
At 298 Kelvin, how many milligrams of silver bromide can be dissolved in 20 liter of water? KSP हमें गिवन है। AgBr के लिए KSP क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, रूट ऑफ KSP 5 × 10⁻⁻13 का रूट, इसको हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁻14। 49 का रूट 7 होता है, तो 50 का रूट भी आप अप्रोक्सीमेटली 7 ले लें। 10⁻⁻14 का रूट क्या होगा, 10⁻⁻7। इतने मोल सिल्वर ब्रोमाइड पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं, लेकिन आपको किस में निकालने हैं, 20 लीटर में। तो 1 लीटर के लिए तो हमें इतने मोल चाहिए, तो 20 लीटर के लिए कितने होने चाहिए, इसका 20 टाइम्स। मोल को हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास कितना है सिल्वर ब्रोमाइड का, 108 + 80 188। ये ग्राम के टर्म में है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे आप सोल्व कर लें। इतने मिलीग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हमें 20 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करने पड़ेंगे। When equal volume of following solutions are mixed, precipitation of calcium fluoride will occur only with, देखो KIP की वैल्यू जब KSP से ज्यादा होगी तभी प्रेसिपिटेशन होगा। आप इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पर वॉल्यूम डबल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो कैल्शियम आयन इन सॉल्यूशन क्या होगा, 10⁻⁻4/2। मिक्सिंग से पहले क्या थी, 10⁻⁻4। ऐसे ही जो फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मिक्सिंग से पहले 10⁻⁻4 थी, अब हाफ हो जाएगी। KIP क्या होगा, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इनटू फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू सॉल्यूशन, इसकी पावर हम 2 लेंगे क्योंकि एक कैल्शियम फ्लोराइड आपको एक कैल्शियम और 2 फ्लोराइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। पुट कर देते हैं 10⁻⁻4/2, यहाँ पर भी 10⁻⁻4/2 इसका स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 1/8 × 10⁻⁻12। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10/8 × 10⁻⁻13। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, 10/8 क्या होगा, 1.25। तो आप क्या देख रहे हैं, इस केस में जो KIP की वैल्यू है वो KSP से क्या है, कम है। तो जब KIP KSP से कम होगा तो कोई PPT नहीं बनेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में कोई PPT नहीं बन रहा। ऐसे आप सेकंड के लिए चेक करें, थर्ड के लिए चेक करें, फोर्थ के लिए चेक करें। जिस कंडीशन में KIP KSP से ज्यादा हो जाएगा उस केस में प्रेसिपिटेशन होगा। क्लियर? Which one of the following is not a buffer solution? बफर के लिए कंडीशन क्या है, वीकर पार्ट डोमिनेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं H2S एक वीक एसिड है, साथ में उसका कॉन्जुगेट भी दिया हुआ है, तो ये बफर है। नाइट्रोजन वाला बेस है और उसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये भी बफर है। कार्बन वाला एसिड वीक होता है और साथ में इसका कॉन्जुगेट दिया हुआ, तो ये भी क्या है, बफर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में उसका कॉन्जुगेट है। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं बनाते हैं, तो ये बफर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर सॉल्यूशन? अगेन आपको चेक करना है कि स्ट्रॉन्गर पार्ट डोमिनेंट है या नहीं है।
आप देख सकते हैं 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है, वॉल्यूम 500 ml। तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 500 इंटू 0.1, 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे ही NaOH के चेक करें, 500 इंटू 0.1, 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं वीकर और स्ट्रॉन्गर पार्ट के इक्विवेलेंट इक्वल हैं, तो ये बफर नहीं है। अब आगे चेक करें, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बफर नहीं बनाता है। यहाँ पर अगर आप देखें 500 ml 0.1 नॉर्मल वीकर पार्ट दिया हुआ है, 500 ml 0.2 नॉर्मल स्ट्रॉन्गर पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्ट डोमिनेंट है, तो ये भी बफर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें 500 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल, तो ये कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट है? 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। NaOH को अगर हम चेक करें तो ये 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीकर पार्ट है वो डोमिनेंट है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये 50, तो इसका मीनिंग NaOH यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट है। अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये भी 1 कंज्यूम होगा, ये 50 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 50 कंज्यूम होगा। बच कितना जाएगा? 50। 1 कंज्यूम होने पर 1 बन रहा है, तो 50 कंज्यूम होने पर ये 50 बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में आप देख सकते हैं वीक एसिड प्रेजेंट है और उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बफर। What will be the pH percentage degree of hydrolysis for the salt Ba of 0.1 molar concentration? एसिडिक पार्ट का K दिया हुआ है, बेसिक पार्ट का K भी दिया हुआ है, तो इसमें दोनों पार्ट वीक हैं। जब दोनों पार्ट वीक हों तो KH हम कैसे निकालेंगे? KW बाय वीकर पार्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर दोनों पार्ट वीक हैं। KW क्या है? 10⁻⁻14। K आपको दिया हुआ है 10⁻⁻6। K भी आपको दिया हुआ है 10⁻⁻6। सोल्व कर रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है 10⁻⁻2। अब इसके बाद आप देखें, आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है। जब दोनों पार्ट वीक हो तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? रूट ऑफ KH। 10⁻⁻2 का हमें रूट लेना है, तो ये आ गया 10⁻⁻1 मीन्स 0.1। ये आउट ऑफ 1 है। अगर परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपको क्या मिल रहा है? 10%। सॉल्ट के लिए pH निकालनी है, फार्मूला क्या होगा? -1/2 log KW प्लस लॉग ऑफ वीकर पार्ट। एसिडिक पार्ट है तो पॉजिटिव साइन, बेसिक पार्ट है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर K और K भी इक्वल दिया हुआ है, इसका मीनिंग log K भी इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। तो जब K और K भी इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। pH क्या होगी? 7 होगी। अप्रोक्सीमेट pH ऑफ 0.01 मोलर NaHA, अगर आप ध्यान से देखें ये डाइप्रोटिक एसिड है, 2 H+ आयन दे सकता है। देखो इसका K1 भी दिया हुआ है और K2 भी दिया हुआ है। अभी इसने एक H+ आयन रिलीज किया है, तो ये पहले वाला H+ आयन वापस भी ले सकता है और दूसरा H+ आयन रिलीज भी कर सकता है। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। और एम्फीप्रोटिक के लिए pH हम कैसे निकालते हैं? जिस H+ आयन को रिलीज कर चुका है उसका pK, जिसको रिलीज करने वाला है उसका pK, उनको हम ऐड कर देंगे और मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। Another question, calculate the pH of solution when 0.1 molar phosphoric acid having 100 ml mixed with
50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। सेकंड केस आपने 100 ml के साथ मिक्स किया, तो हम फर्स्ट केस को पहले सोल्व कर रहे हैं। H3PO4 एसिड है, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है। जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं वो अपना H+1/1 रिलीज करते हैं, सारे H+ आयन एक साथ रिलीज नहीं करते हैं। जब सभी मॉलिक्यूल एक एक H+ आयन रिलीज कर देंगे फिर दूसरे की टर्न आएगी। तो H3PO4 NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaH2PO4। तो यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं। कितना वॉल्यूम है, 100 ml, मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो 100 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा, 10 मिलीमोल्स। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं, इसकी मोलैरिटी 0.1 दी हुई है, वॉल्यूम है 50 ml, तो ये 5 मिलीमोल्स है। अभी रिएक्शन नहीं हुई है तो सॉल्ट की भी फॉर्मेशन नहीं हुई है। लिमिटिंग एजेंट कौन है, जिसके मिलीमोल्स कम होंगे, तो इसका फाइनल अमाउंट 0 होगा। 1 कंज्यूम होने पर ये भी 1 कंज्यूम हो रहा है, तो ये अगर 5 कंज्यूम होगा तो ये भी कितना कंज्यूम होगा, 5। बच कितना जाएगा, 5 मिलीमोल्स। 1 कंज्यूम होने पर 1 बन रहा है, तो 5 मिलीमोल्स कंज्यूम होने पर ये कितना बनेगा, 5 मिलीमोल्स। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन में वीक एसिड बचा हुआ है और उसका कॉन्जुगेट बचा हुआ है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बफर। और ये एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए हम पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच इक्वल टू पीके। यहाँ पर पहला H+ आयन निकल रहा है, तो हमने लिखा pK1 लॉग कॉन्जुगेट H2PO4 1 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट है, अपॉन एसिड। एसिड और कॉन्जुगेट के जो मिलीमोल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, log 1 क्या होता है, 0। तो pH यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, pK1। K1 आपको दिया हुआ 10⁻⁻³ इसका मीनिंग यहाँ पर pH क्या होगा, 3 होगा। सेकंड केस अगर हम देखें, यहाँ पर हम 100 ml 0.1 मोलर NaOH ले रहे हैं, तो यहाँ पर H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन NaH2PO4 बना रहा है। तो इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट थे, 10 मिलीमोल्स, और इसके भी कितने हैं, 10 मिलीमोल्स। यहाँ पर हम मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। 1 कंज्यूम होने पर 1 बन रहा है, तो 10 कंज्यूम होने पर ये 10 बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें ये एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक के लिए पीएच हम कैसे निकालते हैं, जिस H+ आयन को रिलीज कर चुका है, जिसको रिलीज करने वाला है, उनके पीके का मीन लेंगे। K1 आपको दिया हुआ 10⁻⁻3, तो pK1 क्या होगा, 3। और K2 आपको दिया हुआ था 10⁻⁻13, तो pK2 क्या होगा, 13। इसका मीन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8। इसका मीन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। थर्ड केस में हम 150 ml ऑफ NaOH ले रहे हैं, तो यहां पर हमें देखना है फाइनल मिक्सचर में क्या बचेगा। पहले तो ये रिएक्शन होगी,
इसके तो 10 मिलीमोल्स हैं, इसका 150 ml लेंगे तो इसके कितने मिलीमोल्स होंगे? 15 मिलीमोल्स। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है? H3PO4। 1 कंज्यूम होने पर ये भी 1 कंज्यूम हो रहा है, तो 10 कंज्यूम होने पर ये भी 10 कंज्यूम होगा। कितना बच जाएगा? 5 मिलीमोल्स। 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10 से ये 10 प्रोड्यूस होगा। अब फाइनल मिक्सचर में आप देख सकते हैं एसिड बचा हुआ है और बेस बचा हुआ है, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे। अब दूसरा H+ आयन निकलेगा, क्या बनेगा? Na2HPO4। तो फाइनल मिक्सचर जो अभी फर्स्ट स्टेप के बाद हमें मिला, ये 10 मिलीमोल्स है, ये 5 मिलीमोल्स है। तो आप देख सकते हैं NaOH लिमिटिंग एजेंट है, 1 NaOH कंज्यूम होता है तो ये भी 1 कंज्यूम होगा। अगर ये 5 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 5 कंज्यूम होगा। बचेगा कितना? 5। 1 NaOH कंज्यूम होने पर ये 1 बन रहा है, तो 5 कंज्यूम होने पर ये 5 बनेगा। तो फाइनल में आप देख सकते हैं ये दोनों प्रेजेंट हैं। ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए हम इसे एसिड बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसका कॉन्जुगेट। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? बफर। एसिडिक बफर के लिए पीएच क्या होगा? कौन सा H+ आयन रिलीज कर रहा है? अभी सेकंड, तो इसलिए हमने लिखा है pH = pK2 प्लस लॉग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? Na2HPO4 अपॉन एसिड। तो pK2 कितना है? 13। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट और एसिड का जो मोल्स हैं वो सेम है, तो ये log 1 होगा। log 1 क्या होगा? 0। तो इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी? 13 होगी। फोर्थ केस अगर हम देखें, फोर्थ केस में हम 200 ml NaOH ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग इसके 20 मिलीमोल्स हैं और इसके 10 मिलीमोल्स। तो पहले तो बनेगा NaH2PO4, बिगिनिंग में ये 0 है। लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? H3PO4। अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये भी 1, 10 कंज्यूम होने पर ये भी 10 कंज्यूम होगा। बच कितना जाएगा? 10। 1 से 1 बन रहा है, तो 10 से ये 10 बनेगा। फाइनल मिक्सचर में बेस भी प्रेजेंट है और एसिड भी प्रेजेंट है। अब ये एसिड फर्दर न्यूट्रलाइज होगा, तो यहां पर बनेगा Na2HPO4। ये कितना बच गया है? 10, ये भी 10, ये बना ही नहीं है। दोनों के मिलीमोल सेम है, तो कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो 1 से 1 बन रहा है, 10 से 10 बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में ये सिर्फ बचा है। ये एम्फीब्रोटिक है क्योंकि H+ आयन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो यहाँ पर इसने सेकंड H+ आयन रिलीज कर दिया है, थर्ड रिलीज कर सकता है। तो इस केस में pH क्या होगी? pK2 प्लस pK3/2। जब भी एम्फीब्रोटिक आ जाए, जिस H+ आयन को रिलीज कर चुका है और जिसको रिलीज करने वाला है, उन दोनों pK का मीन लेंगे। नेक्स्ट है हम 250 ml NaOH ऐड करें, तो वहां पर क्या होगा? तो इसका मीनिंग अब 25 मिलीमोल्स ऑफ NaOH है, 10 मिलीमोल्स ऑफ H3PO4 है। अगेन लिमिटिंग एजेंट कौन है? H3PO4।
तो यहाँ पर इसका फाइनल अमाउंट 0 होगा। ये 10 कंज्यूम हो रहा है तो कितना बच जाएगा 15। 1 से 1 प्रोड्यूस होगा तो 10 से 10। अब इसके बाद देखें NaH2PO4 फर्दर न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि बेस अभी भी बचा हुआ है। क्या बन रहा है Na2HPO4। तो यहां पर ये कितना बचा हुआ है 10, ये 15। तो यहाँ लिमिटिंग एजेंट कौन है NaH2PO4। अगर ये 10 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 10 कंज्यूम होगा, कितना बच जाएगा 5। ये कितना प्रोड्यूस होगा 10। तो अभी भी आप देख सकते हैं बेस अभी भी बचा हुआ है। जब तक बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो यहां पर ये 10 है और ये 5 है। लिमिटिंग एजेंट कौन है NaOH। तो 1 पर ये 1 कंज्यूम होगा, 5 पर ये 5 कंज्यूम होगा, बचेगा कितना 5। 1 से 1 बन रहा है तो 5 से 5 बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल मिक्सचर में एसिड भी बचा हुआ और उसका कॉन्जुगेट भी। अगेन ये बफर है। यहां पर कौन सा H+ आयन रिलीज हो रहा है थर्ड वाला। तो pH क्या होगा pK3 प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन एसिड। दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हैं तो ये log 1 होगा। log 1 क्या होगा 0। तो आप pH निकाल सकते हैं, pK3 आपको गिवन है। तो जब तक सारा NaOH न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक हम इसको प्रोसीड करते रहेंगे। लास्ट केस में आपको 300 ml NaOH दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग इसके 30 मिलीमोल्स हैं, ये 10 है। तो ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये कितना बच जाएगा 20 क्योंकि 10 कंज्यूम हो रहा है, ये 10 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं बेस अभी भी बचा हुआ है तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। बेस के कितने मिलीमोल्स बच गए हैं 20। इसके कितने मिलीमोल्स बने हैं 10। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पर NaH2PO4। अगर ये 10 कंज्यूम होगा तो ये भी 10 कंज्यूम होगा, बचेगा कितना 10। 1 से 1 बन रहा है, 10 से 10 बन रहा है। तो अभी भी आप देख सकते हैं बेस बचा हुआ है तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। तो क्या बन रहा है Na3PO4 तो यहां पर ये भी 10 है और ये भी 10 है, कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है तो दोनों का फाइनल अमाउंट 0 होगा। 1 से 1 बनता है तो 10 से 10 बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में आपको सिर्फ सोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का फार्मूला यूज करेंगे। ये सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो फार्मूला क्या होगा -1/2 log KW प्लस log K। यहाँ पर ये थर्ड H+ आयन रिलीज करने के बाद बना है तो यहाँ पर हम log K3 लेंगे माइनस log C। C की वैल्यू क्या होगी, कितने मिलीमोल्स बचे सोल्ट के 10 मिलीमोल्स बने हैं। टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml आपने H3PO4 लिया था, 300 ml NaOH लिया था तो ये 400 मिलीलीटर है। तो मिली से मिली क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है 1/40। तो C की वैल्यू आप यहाँ पर 1/40 पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। इस तरीके से आप पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉली हाइड्रोक्सी बेस के लिए pH कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर।